चलो ठीक है। तो हाँ, परचेज जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो चीज हम खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे होंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा मैम, जरा कोई आया है। जरूरी है तो क्या स्टेटमेंट लाओ नहीं है। हाँ, हमने तो पहले लेके आवा है बाकी रहा वो नहीं है, वो डीटीडीसी वाला लाइन। लाओ तो क्या लेके वो हम तीनों तो करके हेलो 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 हेलो। यस सर। जी मैम, मैं कह रहा था कि अगर आप गुड्स और एसेट में अंतर समझ रही हैं ना, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीज खरीद रहे हैं तो रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे होंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए खरीद रहे होंगे, तो वो चीजें गुड्स कहलाती हैं। और उसके अदर आप कोई चीज खरीद रही हैं उसके अलावा, तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रही होंगे बिजनेस में, तो वो एसेट कहलाती है। ठीक है, तो जैसे किराना स्टोर वाला आटा दाल चावल खरीद रहा है तो वो रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा होगा, प्रॉफिट कमाने के लिए खरीद रहा होगा उससे, तो वो उसका गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर वो कोई मेज कुर्सी खरीद रहा है तो वो जरूर अपने यूज के लिए खरीद रहा होगा वहां अपनी दुकान पे, तो वो उसके लिए एसेट होगा। ठीक बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर वो फ्रिज टीवी ये सब चीजें खरीद रहा है तो वो ऑब्वियसली गुड्स होगा उसके लिए, क्योंकि उसको बेच के वो प्रॉफिट कमाएगा, इसी चीज का धंधा है उसका। लेकिन अगर मान लो वो सोफा खरीद रहा है और मेज खरीद रहा है तो वो जरूर अपनी दुकान में रखेगा उसको, ताकि उसके कस्टमर आके बैठ सके उसके ऊपर, तो वो उसका एसेट होगा। उसका बिजनेस नहीं करता है वो सोफा वगैरह बेचने का। ठीक बात है। गुड्स एसेट में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस सर, आ गया। ठीक है। और ये जो गुड्स बेचना है किसी भी बिजनेस के लिए, जो गुड्स खरीदने का काम है वो परचेजेस होता है। एसेट खरीदने का काम परचेजेस नहीं कहलाता। ठीक, हालांकि खरीद उस समय भी हम रहे हैं चीज, ठीक, लेकिन उसको परचेज टर्म अगर नहीं। बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो वो क्या है? बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो वो भी हम चीज खरीद ही रहे हैं, परचेज ही कर रहे हैं, बट उसको परचेज टर्म नहीं बोला जाएगा। ठीक है। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ताकि जर्नल एंट्री करने में इजी हो। क्योंकि जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, यही अकाउंट यूज करते हैं। जब भी कोई गुड्स खरीदता है ना, तो हम ये परचेज अकाउंट ही डेबिट क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो ये अकाउंट केवल और केवल परचेज ऑफ गुड्स को सिग्निफाई करता है। ये जो टर्म है परचेजेस, ये सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स को सिग्निफाई करता है। और जब भी हम कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसके लिए उसका खुद का नाम बिल्डिंग डेबिट या क्रेडिट की जाती है। जैसे कोई लैंड खरीद रहे हैं तो लैंड डेबिट क्रेडिट की जाती है। ठीक, तो एसेट के लिए उसका नाम खुद यूज होता है एज अ टर्म, और गुड्स के लिए परचेजेस यूज होता है एज अ टर्म। ठीक, समझ गई आप? सर हम्म। सर लेकिन ऐसे वो बिल्डिंग तो हम लोग बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं ना, तो वो गुड्स क्यों नहीं है? बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्यों खरीद रही हैं? आपका बिजनेस बिल्डिंग बेचना खरीदना थोड़ी है। बिल्डिंग खरीद ली है, बिल्डिंग खरीद ली है, आज से 40 साल तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, तो बिल्डिंग भी तो साथ ही साथ चलती रहेगी। हर साल उसकी थोड़ी बहुत कीमत कम होती रहेगी, डिप्रिसिएशन लगता रहेगा बस। लेकिन अगर बिल्डिंग में शुरू करना है बिजनेस तब भी तो बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग तो बिजनेस के लिए ही अरे होगा। मुझे ये बताइए, क्या बिल्डिंग बेचना आपका काम होगा? मतलब बिजनेस तो आप किस प्रॉपर्टी चीज। दे रहा है तो हाँ, क्या मैं करना है? प्रॉपर्टी का काम करते हैं।
हाँ, अगर प्रॉपर्टी का काम करती है तब तो आपका काम ही वही है। तब वो गुड्स हुआ क्या एसेट? तब तो वो आपका गुड्स है। अगर उस चीज का आप काम ही कर रही हैं, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, तो ये सब तो आपका वो ही हो गया, रियल एस्टेट का। ठीक है। और क्या होता है इसमें प्रॉपर्टी वगैरह में? नहीं जमींदार नहीं, तो जमींदार वाला काम जो, उनको जमींदार वाला जो काम होता है, तो ये सब तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है ना, तब तो ये आपका गुड्स में ही आ जाएगा। लेकिन सर फिर वो डेबिट में वो सॉरी फिक्स एसेट क्यों लिखाता है बिल्डिंग में, मतलब गुड्स में क्यों नहीं लिखाती परचेजेस गुड्स या गुड्स में डेबिट? मैम वो आपके में एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं आपकी पूरी बुक में कि जिसमें आप रियल एस्टेट, आपको ये कहा जाए कि आपको एक रियल एस्टेट वाले के यहाँ जर्नल एंट्री करनी है। तो इसीलिए ज्यादातर सिचुएशन में बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीजें क्या होती है आपके लिए? एसेट ही होती है। क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो नॉर्मल बिजनेसेस के दिए जाते हैं, जैसे किसी गारमेंट वाले के, किसी जनरल स्टोर वाले के, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के, किसी इलेक्ट्रिकल्स वाले के, ऐसे। ठीक है। वो इस हिसाब से एजम्पशन लेते ही नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप जिस चीज का बिजनेस कर रही हैं, जिस चीज का आप बिजनेस कर रही हैं, तो वो चीज आप खरीदेंगी तो वो रीसेल पर्पस के लिए खरीद रही है ना, इसलिए वो गुड्स कहलाएगा आपका। और उसके अदर कोई चीज खरीद रही है तो वो आपका एसेट कहलाएगा। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए जब आपने ये कहा कि अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं तो बिल्डिंग खरीदना बेचना और लैंड खरीदना बेचना, ये आपके लिए क्या होगा? ये एसेट होगा, क्योंकि आप उसको बेच बाज के प्रॉफिट कमाना चाहती है, यही आपका धंधा है। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए एसेट कहलाएंगी, ये चीजें आपके लिए गुड्स कहलाएंगी। ठीक। तो एसेट क्या होगा प्रॉपर्टी वाले के लिए? एसेट कई चीजें हो सकती है, जैसे कि मान लो कोई बना बनाया फ्लैट लिया आपने, ठीक है, और उसको आपको सेल करवाना है और उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह रखवा दिए, ठीक है, तो फर्नीचर वगैरह क्या होंगे? एसेट होंगे, क्योंकि वो सालों साल चलते रहेंगे। और बेच तो आप क्या रही हैं? एसेट रही हैं, अपना फ्लैट रही हैं, ना कि वो फर्नीचर। ठीक। हालांकि इसमें भी एक पॉइंट ऐड हो सकता है, अगर आप उस फर्नीचर की भी कीमत उस फ्लैट की कॉस्ट में जोड़ रही हैं तो वो फर्नीचर भी फिर आपका गुड्स ही हो जाएगा, तब वो एसेट नहीं रहेगा। ठीक। जैसे कि आप देखती नहीं है, फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड हाउस की कीमत अलग अलग होती है। हाँ बोलिए। ये अंतर करना भी मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ली ना? जैसे आपने ये रिटेन किया था ना कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में अंतर क्या होता है, गुड्स और एसेट में भी फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नल चैप्टर में यही टेस्ट होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, जो तो फिर समस्या। बिल्डिंग हाँ जो बिल्डिंग है वो एसेट सॉरी एसेट्स भी हुई और गुड्स भी हुई, अलग नहीं, अलग चीजें। बिल्डिंग एसेट और नहीं, बिल्डिंग नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे कि गारमेंट्स हुआ, आपका जनरल नहीं स्टोर नहीं, हुआ। किसी ना किसी सिचुएशन में दोनों हुई ना, बिल्डिंग नहीं, एसेट और दोनों गुड्स। कभी नहीं होगी, या तो गुड्स होगी या तो एसेट होगी, डिपेंड्स अपॉन बिजनेस कि आप कौन सी चीज का बिजनेस कर रही हैं। दोनों कभी नहीं हो सकती वो। अब प्रॉपर्टी अगर आप बेचने का धंधा है तो आपके पास बिल्डिंग टिकेगी नहीं लंबे समय के लिए। एसेट तो वो चीज है जो लंबे समय तक चलती है हमारे पास। ठीक है। जब प्रॉपर्टी बेचने का काम ही है आपका, तो बिल्डिंग आपके पास लंबे समय के लिए रहेगी नहीं। आपने आज खरीदी, हो सकता है 4 दिन बाद बेच दें, इसलिए वो क्या होगा? वो सिर्फ गुड्स होगा। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस वाले के लिए, जैसे कि बेकरी वाले ले लीजिए, जनरल स्टोर वाले ले लीजिए, गारमेंट्स वाले ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ले लीजिए, इन सब के लिए उनकी जिनकी जिस बिल्डिंग पे इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया होगा वो बिल्डिंग तक इनके लिए एसेट होगी, ना कि गुड्स होगी। ठीक है, क्योंकि वो बिल्डिंग सालों साल चलती रहेगी उनके बिजनेस के साथ साथ। समझ में आया? यस सर। समझ में आ रहा है? तो चलो अब इसको थोड़ा क्लियर ही कर लें, पहले इसी को क्लियर कर लें, फिर परचेज सेल पे बढ़ते हैं। कि ये बताओ, ब्रिजवासी जो है आलमबाग वाला, आपका घर किधर है मैम? आलमबाग। आलमबाग में है। चलो फिर तो आप इस दुकान को बहुत अच्छे से जानती होंगी, आलमबाग वाली ब्रिजवासी, है ना? हर बार बर्थडे पे केक इसी दुकान से जाता होगा।
ये इसके लिए गुड्स क्या होगा बताइए? ब्रिजवासी बेकरी के लिए गुड्स क्या होंगे मैम? केक हो गया, बिस्कुट और ब्रेड और ये सब। ठीक है। अब इसके यहाँ जो एसी लगा है वो क्या है? गुड्स की एसेट। एसेट। हाँ। इसके यहाँ जो दरवाजे लगे हैं कांच के वो क्या है? दरवाजे। हाँ। एसेट। वो भी एसेट है। ठीक है, क्योंकि वो सालों साल चलते रहेंगे, वो आपने रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदे हैं, वो उस चीज का बिजनेस ब्रिजवासी नहीं करता है। ठीक है। सेकंड ले लेते हैं, सडाना इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सडाना वाले के लिए गुड्स क्या क्या होंगे आप गिना दीजिए। बोलिए मैम। सर गुड्स बोलना बड़ा बोरिंग। टीवी और फ्रिज, एसी, डीवीडी प्लेयर, हाँ ये सब वॉशिंग चीजें। मशीन। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। कई बार आपने गई होंगी इसके यहाँ, सडाना वाले के यहाँ। तो ये क्या करता है कि टीवी के साथ साथ कुछ चीजें फ्री दे देता है, खासकर दिवाली होली के टाइम। ठीक, कि टीवी ले लीजिए और उसके साथ साथ आप ये जैसे क्या, मम्मी वो क्या दिया था उसने फ्री? इंडक्शन दिया था ना। हाँ, तो इंडक्शन जैसे उसने फ्री दिया था, हमारी टीवी के साथ उसने इंडक्शन फ्री दिया था। तो टीवी तो उसके लिए क्या है, गुड्स है ना, कोई डाउट नहीं, उसने गुड्स बेचा है। ये इंडक्शन जो फ्री में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, ये क्या होगा बताओ? ये गुड्स है कि एसेट है? एसेट्स है। पक्का? हाँ। लॉक किया जाए मैम? सर टाइम पास ना करिए, चुपचाप लॉक करिए जल्दी। हाँ मैम लॉक करते हैं फिर। इंडक्शन मैम आपने कहा एसेट है, ये बताइए क्या इंडक्शन बेचना उसका काम नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में इंडक्शन बेचना भी उसका बिजनेस नहीं है? हाँ, तो इससे भी तो वो प्रॉफिट कमाता है। अब आप कहेंगी सर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, फोकट में दे रहा है। मैम अगर उसने 30,000 रुपए का टीवी मुझे बेचा है, तो इस 30,000 में इस इंडक्शन की जो 1,500 की कॉस्ट है वो इन्वॉल्व होगी, ऐसे ही कोई फ्री में नहीं देता है ना? लॉजिकल बात है ना। ये टीवी अगर मैं टीवी अलग लूं, इंडक्शन उसके फ्री में ना लूं, तो ये टीवी हो सकता है 30,000 में ना मिलता मुझे, कितने में मिलता है? 28 में मिलता है ना? जब उसने टीवी के साथ इंडक्शन का ऑफर रखा, तो उसने जरूर ये 1,500-2,000 रुपए इसकी कीमत बढ़ा दी है, और ये इंडक्शन की कीमत भी इसमें टीवी में जोड़ दी है। यही होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। इसी वजह से आप दो चीजें खरीद के ला रही है, आप ये मान के चलिए आप ये टीवी भी खरीद के ला रही है, इंडक्शन भी खरीद के ला रही है इससे, और ये दोनों ही चीजें इसके लिए क्या है, गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स एसेट में आप फर्क करना समझ में आया मैम? जी सर। कि आलमबाग की और दुकानें ली जाएं, वैसे भी आलमबाग में कोई कमी नहीं है। वो इंडक्शन की जगह 10 पैकेट पेन देता, मतलब 10 पीस पेन फ्री में देता, तब वो एसेट होता। हाँ मैम, तब वो 10 एसेट नहीं मैम, वो भी उसका गुड्स होता। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो 10 पीस अगर पेन देता, तो 10 पीस पेन की कीमत कितनी होती है? 10 इंटू 10 100 रुपए, तो उसने 100 रुपए भी उसकी कॉस्ट में जोड़ दिए होंगे, ऐसे ही नहीं दे देगा वो। 100 रुपए भी कीमत बढ़ा दी होगी टीवी की।
सर लेकिन उसने खरीदा तो अलग से होगा, वो बेचता तो है नहीं। हाँ तो खरीदा अलग से होगा, बेचने के लिए तो खरीदा ना। मेन चीज वही बात है कि चीज आपने खरीदी किसके लिए, तुरंत रीसेल करने के लिए ना। अगर कोई चीज आप खरीद रही है तुरंत रीसेल करने के लिए, यानी आपकी बेचने की इच्छा है, यानी आप उसका बिजनेस करना चाहती हैं, है ना। कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वगैरह हर चीज की होने की थोड़ी जरूरत है। किराना स्टोर तो लोग ऐसे ही खोल लेते हैं बिना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए। उसके लिए बस क्या चाहिए, उनकी इच्छा चाहिए कि 10 रुपए की ब्रेड कहीं से लो 12 रुपए में बेचो। ठीक बात है। सर हाँ अगर लेकिन वो सडाना वाला अगर पेन इनडायरेक्टली बेच रहा है तब। सडाना वाला अगर पेन डायरेक्टली बेच रहा है, इनडायरेक्टली बेच रहा है तब। इनडायरेक्टली मतलब क्या, मतलब अब। जैसे उसने डायरेक्ट तो नहीं बोला कि खरीद लो, हाँ लेकिन उसने दूसरे सामान के साथ साथ में दिया। हाँ तो मैम हर हाल में ये 100 रुपए जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है ना, अरे ये उस टीवी की कॉस्ट में एडेड होगी, ठीक है। ये 100 रुपए वो अपनी जेब से नहीं देने वाला है, ठीक है। ये बात आप भी समझ रही होंगी। 100 रुपए वो अपनी जेब से नहीं खर्च करने वाला, वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर ही देगा। और अगर उसने कॉस्ट में ऐड कर दिया तो इनडायरेक्टली आप समझ रही हैं कि वो टीवी के साथ साथ पेन भी बेचना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। और अगर पेन बेचना शुरू कर दिया तो वो पेन का भी बिजनेसमैन हो गया फिर, तो वो भी उसका बिजनेस है और वो भी उसके लिए गुड्स होगा फिर। समझ में आ रहा है? ओके चलिए फिर, तो गुड्स और एसेट में फर्क करना सीख गई ना। चलिए अब बात करी जाए परचेजेस की, तो परचेजेस में सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स शामिल होता है, ना कि परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। मैं आपसे मान लीजिए सप्लाई खरीदने आया किसी चीज की, ठीक है। तो मैं आपसे गुड्स खरीदने आया हूं, तो 20,000 रुपए के मैंने आपसे गुड्स खरीदे, ठीक है। तो क्या है, वो मेरा परचेजेस है। उस 20,000 रुपए में से मान लो 2,000 रुपए के गुड्स मुझे नहीं पसंद आ रहे, तो वो मैं आपको लौटा दूंगा जाके, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न, है ना। परचेज किया हुआ सामान अगर मैं वापस कर रहा हूं आपको, तो वो मेरे लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न। सिचुएशन समझ में आई ना, कि आप सामान सेल करनी है, मैं परचेज कर रहा हूं। मैंने आपको मैंने आपसे 20,000 रुपए का सामान खरीदा, तो वो मेरे लिए क्या है, गुड्स खरीदे 20,000 रुपए के, तो वो मेरे लिए क्या है, परचेजेस है, ठीक है। और आपके लिए क्या है, सेल्स है, ठीक है। और उस 20,000 में से रुपए में से 2,000 रुपए का सामान मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया आपको। तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरे लिए परचेज रिटर्न कहलाएगा और आपके लिए क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा, ठीक है। क्लियर बात? ओके जी सर। जो सेम लॉजिक मैंने बताया ना अभी परचेज के लिए, वही सेल्स में भी एप्लीकेबल है। मैंने आपको कहा था सेल ऑफ गुड्स, हम गुड्स भी बेचते हैं और एसेट भी बेचते हैं, लेकिन परचेज की तरह ये जो टर्म है सेल्स, ये भी केवल और केवल किसको सिग्निफाई करता है, सेल ऑफ गुड्स को, ना कि सेल ऑफ एसेट को, ठीक। क्लियर? ओके, सेल ऑफ एसेट को क्या बोलते हैं? सेल ऑफ एसेट को आप एसेट बेच रही हैं बस, ठीक है। मैं टर्म की बात कर रहा हूं, जब आप अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगी ना, तो जब भी आप गुड्स खरीद रही हैं या बेच रही हैं, अगर आप गुड्स खरीद रही हैं तो आप परचेजेस टर्म यूज करेंगी अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने के लिए। ये जो चीजें हम सीख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो अकाउंटिंग टर्म सीख रहे हैं, ये हम उस टर्म को बोलना नहीं सीख रहे हैं। ये क्या हुआ, हाँ, उस टर्म को बोलना नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि उस टर्म का आधे से ज्यादा मतलब तो आपको पता है चीजों के, ठीक। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप जर्नल में जाके अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगी, तो आप किस चीज के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगी डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। तो जब आप गुड्स खरीदेंगी, गुड्स परचेज करेंगी, तो आप परचेजेस टर्म यूज करेंगी। जब आप एसेट खरीदेंगी, मान लो लैंड या बिल्डिंग खरीद रही हैं, तो आप लैंड और बिल्डिंग के नाम से ही अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगी, ठीक है। तब परचेज यूज नहीं होगा,
क्योंकि आप एसेट खरीद रही हो उस समय। ठीक, क्लियर बात है। ठीक है। जब आप एसेट बेचेंगी तो ठीक उसी तरह लैंड और बिल्डिंग मान लो आप बेच रही हैं, तो लैंड और बिल्डिंग का ही अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगी, तब आप सेल्स का अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि आप गुड्स नहीं एसेट बेचनी है, और जब आप गुड्स बेचेंगी तो आप सेल्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगी। ठीक है, या डेबिट करेंगे, जो भी है वो बाद में देखेंगे। ठीक, समझ में आ रही है बात। तो यहां पे एसेट का खुद का नाम डेबिट क्रेडिट होता है जब एसेट बेची या खरीदी जाती है, उसके लिए कोई नया टर्म हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। यस सर। तो परचेज क्लियर है, परचेज रिटर्न क्लियर है, सेल्स क्लियर है, और सेल्स रिटर्न क्लियर है ना। सर मैंने कल आपसे मतलब आज सुबह पूछा था विंडो ड्रेसिंग, वो बता दीजिए। हाँ मैम, वो बिल्कुल 5 मिनट पहले बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत या अभी बता दें? कितने बार बताएंगे? 5 मिनट पहले, मतलब क्लास खत्म होने से लास्ट पॉइंट वही होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो बताइए मैम, आप थोड़ा बहुत तो जानती ही हैं स्टॉक का मतलब। किसके बारे में? स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? अगला टर्म यही है, स्टॉक। हाँ, स्टॉक वो जितना भी मतलब माल साल के आखिरी मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके आखिरी में जितना बच जाता है कुछ, उसको स्टॉक कहते हैं। बात तो सही है, लेकिन उस स्टॉक को स्पेसिफिकली कुछ कहते हैं। कितने टाइप के स्टॉक होते हैं बताइए जरा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जी बिल्कुल, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है ओपनिंग स्टॉक? वो स्टॉक जो हमारे पास 1 अप्रैल की तारीख, 1 अप्रैल के दिन जितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक है, और 31 मार्च को हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्या मैंने सही बोला मैम? हाँ सर, सही तो बोला है, फीलिंग तो यही आ रही है। अब मैम ये बात ध्यान से सुनिएगा, आदमी 2 तरीके से बिजनेस कर सकता है हमारे देश में। पहला क्या है कि वो डायरेक्टली मार्केट से कहीं से फिनिश प्रोडक्ट खरीदे और उस फिनिश प्रोडक्ट को रीसेल करे। 500 रुपए में खरीदा, 550 में रीसेल किया, 50 रुपए प्रॉफिट कमाया। ये पहले टाइप का बिजनेस है, और इस बिजनेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट खरीदा और फिनिश प्रोडक्ट बेचा। दूसरा बिजनेस होता है, दूसरे टाइप से हम बिजनेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस। और इसमें हम क्या करते हैं, हम बाजार से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको क्या करते हैं प्रोसेस वगैरह करके फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, और फिर उस फिनिश्ड गुड्स को बाजार में बेचते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग टाइप बिजनेस होते हैं ना, उसमें सिर्फ इसी टाइप का स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्टॉक एंड ट्रेड, इसीलिए। वहां से फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होगा, एक सेकंड रुकिएगा मैम। किस्मत की हवा कभी गरम कभी गरम, कभी गरम गरम, कभी गरम गरम, कभी नरम 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 गरम। हेलो, आपका एक पार्सल है भैया, ये कहाँ पड़ेगा? तेजी खड़ा, तेजी खेड़ा आप कहाँ पे इस समय? पुल के नीचे। तेजी खेड़ा पुल के नीचे, तो वहां पे पुल के नीचे की साइड जो बाई साइड है, वहां पे एक फर्नीचर की दुकान होगी। आएंगे? फर्नीचर की, हाँ, तो उस फर्नीचर की दुकान के बगल से गली जा रही होगी। हाँ, तो उस गली में आ जाइए, गली में आने के बाद बाई साइड पे जो दूसरी गली है वो वहां पे आ जाइएगा भाई। ठीक है, जी जी आइए। हेलो, यस सर। जी मैम, तो ये आपको समझ में आया ना कि जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं उसमें आपका क्या होता है, सिर्फ 2 टाइप का स्टॉक होता है,
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और वो भी ये किस चीज का होता है, ये फिनिश्ड गुड्स का होता है। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग स्टॉक और ट्रेडिंग, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड में होता है, और मैन्युफैक्चर में क्या होता हाँ ट्रेडिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है वो बता रहे हैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस में मैम जो आपके स्टॉक होते हैं, अब देखिए उसमें होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस में आप रॉ मटेरियल खरीद रही हैं बाजार से, है ना। रॉ मटेरियल खरीदा, इस पे आपने थोड़ा काम किया, काज किया, उसके लिए लोग रखे, ठीक, इन्होंने इस पे काम काज किया खूब, ठीक। ठीक है, ठीक, ठीक, इस पे काम काज किया और इसको क्या किया, फिनिश्ड गुड्स बनाया, ठीक है। रॉ मटेरियल से आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया। तो एक चीज आप सोच सकती हैं कि नहीं, कि यहां पे आपके पास रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, सही बात है, क्योंकि आप ये रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के ला रही हैं, तो इसका भी ओपनिंग स्टॉक होगा और इसका भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। ये फिनिश्ड गुड्स आप बना रही हैं, तो इसका भी कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा और इसका भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? है? नो सर। चलो, अब इसके आगे मैं बात करूं तो जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि सारी चीजों का ही मैन्युफैक्चर करके ही बेचती हैं, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा मैम। आ गया ना। हेलो, मामा जूते का रेट बात कर। अरे मोजा भी लगा था। हेलो।
पानी भरते तो ठीक है। अरे गाड़ी भी पलट गई तो बहुत ज्यादा दूसरा दिक्कत है क्या? ठीक है, देख लो, मेरे को दूसरी क्लास चलने दो। हेलो हेलो। यस सर। जी मैम, कई डिस्टरबेंस होती रहती है सर आपकी तरफ से। हम देखिए कितने पीसफुली बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस है इसके पास रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी होगा, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। ठीक, मैं ये बताना चाहता। बोलते क्या है सर? हाँ, बोलते क्या है सर? बोलते यही है मैम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में तो एक ही टाइप का होता है कि वो फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं, फिनिश्ड गुड्स बेचते हैं, तो वहां पे हम क्लासिफाई नहीं करते हैं उसको कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, क्योंकि जब है ही एक ही टाइप की चीज तो उसी चीज का स्टॉक होगा, इसीलिए उसको बस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग में एक से ज्यादा चीजें हैं तो इसलिए हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक, और बढ़े आगे, अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है, दो चार चीजें और भी होती है इनके पास। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम बिजनेस होते हैं ना, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर करके ही बेचते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस की तरह ये फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं बाजार से और 500 में लिया 550 में बेचा, ऐसे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ब्रिजवासी में आपने केक्स वगैरह ये तो देखे ही होंगे, साथ ही साथ उनको काजू बादाम ये सब भी बेचते हुए देखा है ना। हाँ, तो काजू बादाम ये सब तो ये बनाते नहीं है क्योंकि इसकी तो खेती नहीं होती है इस साइड, इधर उसकी खेती तो उधर कश्मीर साइड में होती है बादाम वगैरह की, तो ऑब्वियसली वहीं से मंगवाते होंगे ये। ठीक, और अपना लेबल लगा के बेच देते होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट खरीदा, फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल स्टॉक इन ट्रेड है हमारा, जैसे ये था, है ना। तो इसका भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा इनके पास, तो ओपनिंग स्टॉक। फार्मिंग का क्या होता है सर? हाँ, क्या कह रही हैं मैम? फार्मिंग का क्या होगा? फार्मिंग फार्मिंग, फार्मिंग क्या कह रही हैं, स्पेसिफाई करिए। फार्मिंग का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग अच्छा अच्छा, देखिए फार्मिंग का पूरा प्रोसेस मुझे अच्छे से पता नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है कि फार्मिंग में क्या होता है कि फर्टिलाइजर शायद लिए जाते हैं, क्रॉप्स लिए जाते हैं, है ना। फर्टिलाइजर और क्रॉप्स की मदद से शायद वो आपका फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जो आपकी वो फसल निकलती है ना। तो मतलब फार्मर जो है वो मैन्युफैक्चरर हुआ। हाँ, फार्मर मैन्युफैक्चरर हुआ। फार्मर के लिए रॉ मटेरियल आपका वो समझ लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। बैटरी कम पड़ गई थी, अरे